morning students, welcome all of you to my channel MVIC Maths and Physics. Today I will start a new lesson number 14, प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन तथा लेंस, जिसमें आपका फर्स्ट हेडलाइन होगा गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन। आपका लेसन नंबर 13 उसमें से लगभग पूरा हटा दिया गया है सिलेबस से, परावर्तन और दर्पण जो कुछ भी था। तो डायरेक्ट हम 14 नंबर लेसन शुरू कर रहे हैं और पहला हेडलाइन होगा गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन। देखिए हम एक अवतल पृष्ठ यहाँ पर ले रहे हैं। ये अवतल पृष्ठ आपने अवतल लेंस देखा है ना, इस प्रकार से होता है ये। तो हम समझ लीजिए इसका हाफ पार्ट इधर का ले रहे हैं, उधर का हमने हटा दिया है। ठीक, ये एक कांच का बना हुआ ये पूरा अवतल लेंस है, जिसमें का हाफ पार्ट हम इधर ले रहे हैं, उधर का पार्ट हमने नहीं लिया हुआ है। इस पर हमको दिखाना है रिफ्लेक्शन की प्रोसेस को। तो ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पर क्या होता है, ऑप्टिक सेंटर होता है, प्रकाशिक केंद्र यहाँ पर होता है, जिसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं होता है C पर। मान लीजिए ये C है, यहाँ पर C सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको और थोड़ा सा हम करीब कर रहे हैं, ये C हो गया। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट O रखी हुई है, O है यहाँ पर। तो जब O से जाने वाली प्रकाशिक किरण यहाँ पर आपतित होती है, ये तो ये जा रही है विरल माध्यम से सघन माध्यम में। ये वायु है और ये क्या है, कांच है, सघन माध्यम में जाती है। तो यहाँ पर अगर हम एक अभिलंब खींच दें, अभिलंब क्या होता है, इस पॉइंट से अगर हम C को मिला दें ये, तो ये लाइन क्या होगी, अभिलंब होगी, नॉर्मल होगी। लेंस कोई लेंस है या दर्पण है, उसको अगर उसकी ये जो परिसीमा होती है, जो परिधि होती है, उसको अगर सेंटर से मिला देते हैं तो ये इस पर परपेंडिकुलर लाइन हो जाती है, लंब हो जाती है, नॉर्मल हो जाता है। जैसे आप यहाँ पर पढ़ते थे, ये अभिलंब खींचते थे कि जब कोई प्रकाशिक किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। तो जब ये आएगी तो इसको सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये सीधे ना जा करके ये अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो अब इसको अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो इसका ग्राफ देखिए कहाँ जाएगा। अगर इसको हम पीछे बढ़ा रहे हैं, ये इस प्रकार से घुस जाएगा। ये आपको लग रहा है कि ये सीधे यहाँ से जा रही थी, थोड़ा सा ऊपर की ओर झुक गई है अभिलंब की ओर। ये अभिलंब रेखा थी, सीधे सभी स्केल से खींचे होते तो बिल्कुल सीधे दिखाई पड़ती। तो इसको खींचते समय आप ये लाइन जो जा रही है बिल्कुल सीधे नहीं करोगे, थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुकाओगे। जब ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी तो इसको जब पीछे की ओर बढ़ाओगे तो कहीं यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगी, इस मुख्य अक्ष को इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ पर ये आपका अभिलंब है। अभिलंब से आपतित किरण जो ये कोण बनाती है, इस कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। ये आपतित किरण थी, अभिलंब था, इस कोण को हम क्या कहेंगे, आई, आपतन कोण। और ये जो है ये अपवर्तित किरण है, ये आगे जा रही थी तो इसको पीछे की ओर मैंने बढ़ाया है, तो ये यहाँ पर जो ये एंगल बनेगा, ये कौन सा कोण है, अपवर्तन कोण है, आर। अब इनको हम अल्फा बीटा गामा मान ले रहे हैं। अल्फा ये बीटा कोण हो गया, ये गामा एंगल हो गया। ये बिंदु अगर A है तो A से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, जिसको हम इसकी ऊंचाई h मान रहे हैं। ठीक, और ये अगर बहुत पतला लेंस है तो इसका जो ऑप्टिक सेंटर है ये बहुत ही इसके पास में हो जाएगा, बिल्कुल O, या यहाँ पर आप बिंदु O को हम यहाँ पर भी ले सकते हैं अगर ये लेंस बहुत ही पतला है। बहुत पतले लेंस में जैसे हम इस प्रकार से बना रहे हैं तो ऑप्टिक सेंटर बिल्कुल सरफेस के पास में होता है। तो ये इसका अवतल लेंस का अपवर्तन का फिगर बना हुआ है। अब दूरियां सभी देखिए कहाँ से हम नापेंगे, यहाँ ऑप्टिक सेंटर से नापते हैं तो यहाँ से दूरियां अगर नापे तो ये C है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑप्टिक सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। अब देखिए वो लेंस पूरा वो हटा दिया, पूरा पोर्शन जिसमें कि ये चीजें पढ़ाई जानी थी। तो जब वो हटा दिया है तो आपको यहीं पर समझना होगा, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या सब पूरा हट गया लेसन से, लेकिन इसमें बताना सब पड़ेगा। तो यहाँ से लेकर के हम ये जो दूरी लेंगे, यहाँ O है, मान लीजिए O से लेकर के जो दूरी ले रहे हैं C तक, ये क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। R से प्रदर्शित करते हैं। ये इमेज है I, तो I के सामने तक ये दूरी हम ले रहे हैं। यहाँ पर इस दूरी को हम क्या कहेंगे, V, प्रतिबिंब की दूरी। ये प्रतिबिंब की दूरी है, I मीन्स इमेज, O ये ऑब्जेक्ट है, इसके सामने की दूरी, वहीं से दूरियां सभी नापी कहाँ से जाती हैं, ऑप्टिक सेंटर से, प्रकाशिक केंद्र से। ये दूरी हो जाएगी U।
और सभी दूरियां जो लेफ्ट साइड में नापी जाती हैं सभी निगेटिव होती हैं, तो ये सभी दूरियां कैसी हो जाएंगी, नेगेटिव डिस्टेंसेस हो जाएंगी। और यहाँ पर फोकस कहाँ पर होगा, फोकस जो होगा वो सेंटर और उसके ओ के बीच में होता है, उसकी दूरी को हम क्या कह देंगे, फोकस दूरी हम बोल देंगे यहाँ पर। ठीक, तो इतनी चीजें इसमें हो गई हैं, ये दूरियां रिप्रेजेंट कर दिया। फिगर समझ पाए, यहाँ पर ध्यान देना है फिगर बनाते समय कि ये जो लाइन जा रही थी ओ से, ये जब सघन माध्यम में गई है तो थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक गई है, और उसी लाइन को, झुकी हुई लाइन को मैंने पीछे बढ़ाया है, तो ये आई पर इंटरसेक्ट कर रही, आई यहाँ पर इमेज बन रहा है, ये कांच है, और इसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक जो है वो n यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, तो आप यहाँ पर कुछ ट्रायंगल्स हैं, इनमें जरा देखिए। त्रिभुज पहले हम ले रहे हैं ये ओ ए सी में देखिए ओ ए सी, इस त्रिभुज को अगर आप अलग बनाए तो देखिए इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन रही है। ये यहाँ पर अल्फा है, और ये यहाँ पर आई है, और यहाँ पर क्या है, गामा है, ओ ए सी, समझ पाए। तो यहाँ पर ये गामा क्या है, बहिष्कोण है, और बहिष्कोण ये जो होता है ये दूरस्थ दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो आप एंगल गामा निकालेंगे ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस आई। ठीक, तो यहाँ से अगर आप आई बराबर निकालते हैं तो क्या निकलेगा, गामा माइनस अल्फा। इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्रायंगल आई ए सी, जब इसमें आप लेंगे तो इसी प्रकार की एक और छोटी सी स्ट्रक्चर बन करके आएगी आपके सामने। ये यहाँ पर ये एंगल आर है, देखिए जब हम ये वाला लेंगे ये आर आएगा एंगल, और यहाँ पर क्या है, बीटा है, और यहाँ पर गामा है। तो अब फिर से ये जो बहिष्कोण होगा, गामा को हम थोड़ा सा इस प्रकार से बना रहे हैं, गामा जो होगा वो बीटा और आर के योगफल के बराबर होगा, बीटा प्लस आर, एंगल आर। तो यहाँ से अगर हम r इक्वल टू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। इक्वेशन नंबर 2। अब यदि इसका अपवर्तनांक r है, यदि कांच का अपवर्तनांक r है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक n है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक n है, ये डेरिवेशन कल ही करके सबको दिखाना है, ध्यान से समझिए। अपवर्तनांक n है तो स्नेल के नियमानुसार, स्नेल का नियम याद है, स्नेल के नियमानुसार क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n, इसका अपवर्तनांक। चूंकि आई और आर बहुत छोटे कोण हैं, बहुत छोटे कोण क्यों हैं, क्योंकि ये जो निगमन जितने होते हैं बहुत छोटे से लेंस के लिए किए जाते हैं। तो जब ये लेंस, ये इसका द्वारक कहते हैं, लेंस का एक द्वारक है, ये जो बहुत छोटा हो जाएगा तो एक हिस्सा के लगभग आ जाएगा ओ के पास में, ओ हम यहीं पर मान ले रहे हैं, ये ओ के पास खिसक के आ जाएगा, और ये कोण आई आर बहुत ही छोटे हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बहुत आई, चूंकि आई और आर, आई कामा आर बहुत छोटे कोण हैं, बहुत छोटे कोण हैं। मैथमेटिकल रूल होता है कि अगर ये कोण बहुत छोटे होते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होता है साइन कॉस टेन, ये वहां से हट जाता है। तो बहुत छोटे कोण होने के कारण साइन हट जाएगा, यहाँ पर बचेगा आई अपॉन आर इक्वल टू एन। तो यहाँ से हो जाएगा आई इक्वल टू एन आर। समझ पाए ये क्यों हटा है, इसका मैथमेटिकल रूल है, इसका फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है। अगर एंगल बहुत छोटा होता है तो वहां से साइन कॉस टेन जो भी ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं ये यहाँ से हट जाते हैं, इसके बराबर आ जाएगा समीकरण 1 और 2 से आई आर के मान रखने पर। यहाँ पर हम कहते हैं क्या, आई व आर के मान समीकरण 1 व 2 से रखने पर, तो मान आई का रख देंगे गामा माइनस अल्फा इक्वल टू एन, आर का रख देंगे गामा माइनस बीटा, ये रख दिया। अब यहाँ पर देखिए इसको इक्वेशन नंबर हम 3 मान ले रहे हैं। ठीक, अब आप यहाँ पर अगर देखिए अल्फा बीटा गामा के मान जरा निकालेंगे, यहाँ नीचे दिखेगा आपको, नहीं दिखेगा, यहाँ पर देख लीजिए। ट्रायंगल ओ ए ओ
इसको हम एम यहाँ पर मान रहे हैं, ओ ए एम में, ओ ए एम में अगर हम टेन थीटा ले रहे हैं, टेन अल्फा, ये अल्फा है ना यहाँ पर, टेन अल्फा ले रहे हैं तो टेन अल्फा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा लंब क्या हो जाएगा h और आधार हो जाएगा ओ एम। ठीक है, तो ओ एम, एम ये जो दूरियां सभी हैं हमने कहाँ से नापा है, ओ से। अगर हम कह दें कि ये बहुत छोटे द्वारक वाला लेंस है तो एम खिसक के कहाँ पर आ जाएगा, ओ पर आ जाएगा। तो एक लाइन पहले हम यहाँ से ये वाली लिख दे रहे हैं, बहुत छोटे द्वारक वाले लेंस के लिए, द्वारक वाले लेंस के लिए ओ कामा एम संपाती होंगे। संपाती का मतलब समझते हैं, एक ही बिंदु पर संपाती होंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे। तो जितनी दूरियां हमने ओ से नापा था, रियल में कहां से नापी जाती है दूरियां, ओ से, उनको अब हम कहां से मान सकते हैं, एम से नाप सकते हैं। अर्थात एम खिसक के ऊपर चला गया, संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर आ गए। तो अब हम देखेंगे ट्रायंगल ओ ए एम में टेन अल्फा। अब चूंकि अल्फा बीटा बहुत छोटे कोण होते हैं तो टेन अल्फा को हम मान लेंगे अल्फा, और इक्वल टू क्या लिख देंगे, लंब बटे आधार। लंब हो जाएगा h और आधार यहाँ पर क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को माइनस यू, आपने माइनस यू से लिखा है तो माइनस यहाँ पर लिख ले रहे हैं, यू यहाँ पर आ जाएगा। समझ पाए। ऐसे ही ट्रायंगल आई ए एम में टेन बीटा, बीटा को हम बीटा मान लेंगे क्योंकि अल्फा बीटा बहुत छोटे कोण है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एच अपान वी। ट्रायंगल सी ए एम में टेन गामा बराबर गामा हो जाएगा क्योंकि ये बहुत छोटे कोण है, माइनस का एच अपान आर। ये अब इसके आगे हम क्या लिख देंगे कि ये अल्फा बीटा बहुत छोटे कोण है, इसलिए ये हुआ है। इसके आगे एक लाइन हमको लिखनी पड़ेगी, यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर ऐसे लगा करके ये ब्रैकेट लिख दे रहे हैं। चूंकि अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे कोण है, समझ पाए, ये इसके नीचे आगे लिख देना, बहुत छोटे कोण है, कोण है। अब तो इसमें पूरा आ नहीं पाएगा, फिर इतना नोट करेंगे। हमको करना क्या रह गया है, केवल अल्फा बीटा गामा के मान हमको यहाँ रख देना है, बस डेरिवेशन हमारा हो जाएगा। इतनी बात समझ पाए। आपको याद रखना है कि पहले हमको जो है एक ये ओ ए सी में बहिष्कोण प्रमेय लगानी है, फिर ए आई सी में बहिष्कोण प्रमेय लगाना है, फिर स्नेल्स लॉ लगा करके आई इक्वल टू एन आर लिख लेना है, आई और आर के मान रख देना। एक एक लाइन नहीं याद होती है, ऐसे याद किया जाता है। फिर हम जो है यहाँ से अल्फा बीटा गामा के मान इस फॉर्म में निकालें। ये लिखना बहुत आवश्यक है कि अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे कोण है, इसलिए टेन हटा के डायरेक्ट अल्फा ले लिया है। ठीक, नोट करिए। आगे देखिए अब क्या करेंगे, ये अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण 3 में रखने पर, अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पर गामा का मान बोलिए क्या है, माइनस एच अपान आर, माइनस अल्फा का मान है माइनस में तो प्लस हो जाएगा, एच अपान यू ये पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू एन। एन को हम ऐसे बना रहे हैं, एच में ऐसे एक लाइन जोड़ दे रहे हैं। गामा का मान है माइनस एच अपान आर, या माइनस है तो प्लस हो जाएगा एच अपान वी। एच देखो यहाँ से कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस 1 अपान आर प्लस 1 अपान यू। यहाँ एच कॉमन होकर कैंसिल होगा तो माइनस का एन अपान आर और प्लस का एन अपान वी। ये एन अपान आर को इधर ले आइए तो प्लस का हो जाएगा एन अपान आर माइनस 1 अपान आर। यहाँ पर बचा है एन अपान वी और ये इधर आकर 1 अपान यू। अब इसको हम लेफ्ट साइड में लिख दे रहे हैं, एन अपान वी माइनस 1 अपान यू इक्वल टू, इसको राइट साइड में ले जा रहे हैं तो हो जाएगा एन माइनस 1 अपान आर। आर एलसीएम हो जाएगा, एन माइनस आर हो जाएगा। यही फार्मूला ये कहलाता है अवतल दर्पण, अवतल लेंस के लिए अपवर्तनांक का सूत्र कहा जाता है। अब आप देख लीजिए गोलीय उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन के लिए सूत्र थोड़ा सा चेंज होगा। ये उत्तल पृष्ठ, ये मान लीजिए मैंने एक उत्तल लेंस ले लिया है, ये उत्तल लेंस हो गया।
ये इसका मुख्य अक्ष। आप जानते हैं इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा यहाँ कहीं होगा ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये जिस गोले का ये भाग होगा उसके अंदर होगा। तो इसका अगर हम एक लंब खींचेंगे यहाँ पर तो इस प्रकार से आएगा। अब स्केल का यूज करते हैं। इसका हमने ये लंब खींच दिया यहाँ से, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया यहाँ से। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं। ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखी हुई है ओ। तो जब ऑब्जेक्ट से यहाँ पर एक रे हम ड्रॉ करेंगे, कोई भी किरण यहाँ पर आएगी तो क्या होगा, यहाँ पर विरल से सघन में आ रही है, विरल से सघन में आ रही है, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाएगी और ऐसे मान लीजिए इतना झुक गई। ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ऐसे जब झुक जाएगी कुछ ना कुछ, तो फिर ये किरण पीछे बढ़ाएंगे तो किधर बढ़ जाएगी, पीछे बढ़ जाएगी ना। ये ऑब्जेक्ट थी, अगर ये नीचे की ओर झुक गई है तो फिर किरण जो ये होगी इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ओ से आगे बढ़ जाएगी। ये ऐसे झुक गई है अभिलंब की ओर, इधर की ओर। क्या समझ पाए, कुछ झुकी हुई लग रही है आपको? अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी हम झुका देंगे तो ये किरण इधर बहुत खिसक जाएगी। अगर ज्यादा खिसका इसको अंदर अभिलंब की ओर झुका दोगे तो किरण खिसक के यहाँ पर आ जाएगी ये वाली। इसलिए बिल्कुल आपको हल्का सा लग रहा होगा कि ये जो ओ से रेत जा रही थी ये मुड़ गई है अभिलंब की ओर, ये इधर अभिलंब की ओर मुड़ी हुई है। तो ये अभिलंब है, अभिलंब से ये आपतित किरण है ये वाली, तो इसका कोड क्या होगा, आई हो जाएगा। और ये अभिलंब है, ये आपकी अपवर्तित किरण है, ये जो जा रही है ये अपवर्तित किरण आगे जा रही थी, इसको पीछे बढ़ाया है, तो ये वाला एंगल आपका हो जाएगा आर। आई यहाँ अंदर लिख लीजिए और ये एंगल आपका आर हो जाएगा। फिर से इनको वही मान ले रहे हैं, अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा गामा। अल्फा इसको मान लीजिए तो बिल्कुल पिछले जैसी ही पूरी प्रोसेस हो जाएगी जैसे पिछली बार किया था। पिछली बार देखो जहां पर ऑब्जेक्ट थी उसके एंगल को मैंने अल्फा माना था और इमेज वाले को बीटा माना था, सी जहां पर था वहां पर गामा माना हुआ था। इस बिंदु को मैंने ए माना था, फिर से ए है, और ये परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ किया है, एच था, ये भी एच है, ये एम है और ये ओ है। ठीक, सारी डिस्टेंस आप मेजर करेंगे। ओ से अगर नापते हैं तो आर, यहाँ तक सी तक की दूरी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। और आर कैसी होगी, पॉजिटिव, आर पॉजिटिव होगी। ये ओ ऑब्जेक्ट है, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी यू निगेटिव, और ये इमेज वी निगेटिव हो जाएगी। ये सभी डिस्टेंसेस हो गए। अब वैसे ही सेम ट्रायंगल, पहले कौन सा अल्फा वाला शुरू किया था मैंने, ओ ए नहीं, हमको ओ ए सी में देखिए, ओ ए सी जब आप लेंगे इस प्रकार की स्ट्रक्चर ये बनी हुई है। यहाँ पर एंगल अल्फा है, यहाँ पर गामा है और यहाँ पर एंगल बना हुआ है आई। ये आई बना है इस वाली लाइन के साथ। तो यहाँ पर बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे तो आई बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस गामा। बहिष्कोण दूरस्थ कोणों के योगफल के बराबर होता है, तो आई इक्वल टू हो गया अल्फा प्लस गामा। इक्वेशन नंबर 1। ट्रायंगल आई ए सी में, आई ए सी में यहाँ पर आप लगाएंगे बहिष्कोण प्रमेय, तो देखो यहाँ पर क्या है, बीटा, ये बीटा है, ये गामा है, और अब ये वाला कोण यहाँ से मेजर होगा कौन सा, आर। अब ये एंगल हो जाएगा आर, तो आर बराबर हो जाएगा बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इसका अपवर्तनांक कांच का क्या है, एम। यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक n है, तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से फिर फार्मूला वही साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन हो जाएगा। क्योंकि आई और आर बहुत छोटे कोण हैं, बहुत छोटे कोण हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू
एन आर, ये आ जाएगा ना, साइन हट जाएंगे। आई और आर का मान रख देने पर, आई व आर के, आई कामा आर के मान रखने पर, तो आई का मान है यहाँ पर अल्फा प्लस गामा एन, और आर का मान है बीटा प्लस गामा। अब यहां से हम निकालेंगे, चूंकि लेंस बहुत छोटे द्वारक वाला है, लेंस बहुत छोटे द्वारक वाला है, तो यहाँ पर टेन अल्फा बराबर अल्फा, चाहे ये बहुत छोटे द्वारक वाला है, अतः अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे कोण होंगे। आप यहीं पर भी लिख सकते हैं, बहुत छोटे कोण होंगे। तो जब आप टेन अल्फा लेंगे बराबर किसके हो जाएगा, अल्फा, और टेन अल्फा बराबर क्या आएगा यहाँ से, एच अपान माइनस यू, एंड टेन बीटा बराबर हो जाएगा बीटा के माइनस एच अपान वी। टेन गामा यहाँ पर लिख दें, दिख नहीं रहा होगा ना, चलो टेन गामा बराबर गामा हो जाएगा एच अपान, ये प्लस का क्या हो गया आर, ठीक है। ये सारे मान बिल्कुल पिछले जैसे निकले, केवल ये निगेटिव था, ये पॉजिटिव हो गया। यह सभी मान समीकरण 3 में रखने पर, यह सभी मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए, समीकरण 3 में हम रखेंगे अल्फा का मान क्या है, माइनस एच अपान यू, प्लस बीटा का गामा का मान है एच अपान आर इक्वल टू एन, बीटा का मान है माइनस एच अपान वी, और गामा का मान है एच अपान आर, एच कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 अपान यू प्लस 1 अपान आर इक्वल टू एस, तो कैंसिल हो गया है कॉमन लेकर के, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा एन अपान वी, और प्लस का हो जाएगा एन अपान आर। आप एन अपान वी को इधर ले आइए तो एन अपान वी पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस का पहले से ही लिखा है 1 अपान यू, एन अपान आर उधर लिखा है पॉजिटिव, इसको उधर ले जाएंगे निगेटिव हो जाएगा 1 अपान आर, तो ये आ गया एन अपान वी माइनस 1 अपान यू इक्वल टू, ये यू है हम जो बना रहे हैं, वी में हम यहीं से मोड़ रहे हैं, समझना, एन माइनस 1 अपान आर। फार्मूला दोनों का सेम आता है, बस डेरिवेशन करने का तरीका डिफरेंट होता है, ठीक है, दोनों सेम आएंगे। नेक्स्ट हेडलाइन आपकी है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, रिफ्लेक्शन के लिए आपको एक अनट्रांसपेरेंट मीडियम की जरूरत होती थी, जो एक तरफ क्या होता था, पॉलिश्ड होता था। ये अनट्रांसपेरेंट मीडियम क्या आवश्यकता होती थी रिफ्लेक्शन में, प्रकाश के परावर्तन में, जो कि आपके सिलेबस से पूरा ही हटा दिया गया है। और रिफ्रैक्शन जो होता है, अपवर्तन, इसमें ट्रांसपेरेंट मीडियम की जरूरत होती है, पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम की जरूरत होती है, एंड यहाँ पर 2 मीडियम अवश्य होने चाहिए, 2 मीडियम अवश्य होने चाहिए। तो दोनों मीडियम मान लीजिए, यहाँ पर एक ये मीडियम है जो कि क्या है, विरल माध्यम है, रेयरर है, विरल मीडियम, और ये जो है ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम है। तो ये जो एक लेयर है, ये इन दोनों को अलग अलग कर रही, सेपरेट कर रही है, ठीक। तो यहाँ पर अगर कोई है, हम अभिलंब खींचते हैं, यदि हम प्रकाशीय किरण कोई यहाँ पर आपतन बिंदु पर आपतित करा रहे हैं, ये आपतन बिंदु है, आपतित कराएंगे, तो ये जो है सीधी ना जाकर के ये किसी तरफ अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी। तो इस घटना को कहते हैं विचलित हो जाना, अपने मार्ग से हट जाना। तो अगर ये विरल माध्यम, यहाँ पर आपने सघन माध्यम ले रखा है, वाटर है या ग्लास है, कुछ भी ले रखा है, सघन माध्यम है, तो यहाँ पर होगा क्या, ये प्रकाशीय किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अर्थात ये आपका अभिलंब से आपतन कोण हुआ आपतित किरण का, और ये अपवर्तन हुआ, परावर्तन कोण ये नहीं।
ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, अपरावर्तित किरण नहीं है। ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। तो ये होता क्यों है? अपवर्तन की घटना का मुख्य कारण क्या है? अपवर्तन की घटना क्यों होती है अगर पूछा जाए? द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम इज डिफरेंट। जो प्रकाश की चाल होती है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। ये मुख्य रीजन होता है अपवर्तन की घटना का, कि वायु में प्रकाश की चाल क्या होगी? ज्यादा होगी। जैसे ये वाटर में या ग्लास में प्रवेश करती है तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और स्पीड कम हो जाने के कारण ही ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो अपवर्तन का मुख्य कारण प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना है। और अपवर्तन की डेफिनेशन आपको याद है स्कूल वाली, कि जब प्रकाशीय किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यदि विरल से सघन में आ रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, मींस आर इज लेस देन आई। और यदि सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, मींस आर इज ग्रेटर देन आई हो जाएगा, आर का मान बड़ा हो जाएगा। मींस यहाँ पर अपवर्तन का नियम कहीं, परावर्तन का नियम कहीं भी नहीं लागू होगा। आर इज नेवर इक्वल टू आई, ये इसके इक्वल कभी भी नहीं होगा अपवर्तन की घटना में। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जब कोई प्रकाशीय किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अपवर्तन की घटना का मुख्य कारण प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना है। और जब प्रकाशीय किरण विरल से सघन माध्यम में आती है तो आर इज लेस देन आई, मीन्स अपवर्तन कोण छोटा होगा और आपतन कोण बड़ा होगा। और जब सघन से विरल में जाएगी तो इसमें रेसिप्रोकल प्रोसेस होती है कि अगर आप टार्च को ऐसे लगा रहे हैं तो इसका प्रकाश इस डायरेक्शन से जा रहा है, अगर टार्च को इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो प्रकाश इस डायरेक्शन में जाएगा। इसको कहते हैं प्रकाश की व्युत्क्रमणीय प्रोसेस कहते हैं, उल्टा प्रक्रिया यहाँ पर होती है। ये समझ लीजिए टार्च लगाई जा रही है इस डायरेक्शन में, तो जब जल में प्रकाश जाएगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा, और इस डायरेक्शन में जब लगाएंगे तो ऐसे चला जाएगा। तो यही कारण है जब सघन से विरल में जाएगी तो यही एरो का साइन क्या होगा? बदल जाएगा, अर्थात आई बड़ा हो जाएगा, आर बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर आर आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, आई का मान छोटा हो जाएगा। ठीक, तो इसको बस लिखवाना है नेक्स्ट पेपर, इतना ही।